रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है, तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूं मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा। अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपया है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में आप थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है।
एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार श्रोताजन, रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की एक और सामूहिक प्रयास एम्पावरिंग पेरेंट्स विद टॉकिंग फिंगर्स में मैं अनामिका आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह श्रृंखला अपने आप में एक अनोखा प्रयास है उन 16 लेखकों का जिन्होंने इस किताब टॉकिंग फिंगर्स वॉइसेस ऑफ इंडियन नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक्स में अपने मन की बात और अपने विचारों को साझा किया है। यह सभी लेखक 8 से 27 वर्ष की आयु श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब यह हर उम्र से जुड़े अनुभवों को एक साथ एक जगह पर हमारे लिए लेकर आए हैं। इन सभी बच्चों के अभिभावकों और रेडियो उड़ान के सहयोग से आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में हमारा ये प्रयास है कि ऑटिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचा सके। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो अभिभावक जुड़ने वाले हैं उनका नाम है डॉक्टर मलय कांति डे, जो अरात्रिक के पिता हैं। डॉक्टर मलय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। डॉक्टर मलय, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार अनामिका, नमस्कार श्रोताजन। इस चर्चा में मुझे शामिल होने का अवसर देने के लिए रेडियो उड़ान और स्पेक्ट्रम ऑटिज्म को अशेष धन्यवाद। मैं पश्चिम बंगाल का निवासी हूँ। मेरा बेटा आरात्रिक 21 साल का युवा कवि है। वह आशा और आनंद की कविताएं लिखता है। आरात्रिक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है। वह एक निर्वाक व्यक्ति है जो टाइप करके कम्युनिकेशन करता है। आरात्रिक की माँ ब्रुतति कॉलेज में इसकी प्रोफेसर है। डॉक्टर मलय, हमें अपने परिवार के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। कृपया हमें आरात्रिक की परवरिश के बारे में अनुभव साझा करें। अनामिका, आरात्रिक की इस यात्रा में नाविक की माँ ब्रुतति और आरात्रिक का ये साथ साथ चलने का एक अनोखा कहानी है। इस यात्रा में मैं भी उनका हमसफर रहा। 1.5 साल की उम्र तक आरात्रिक एक साधारण रूप से विकासशील बच्चा था। उनका सभी विकासात्मक मोटर माइलस्टोन उचित समय पर हासिल हुए थे, जैसे कि लुढ़कना, रेंगना, चलना इत्यादि। आरात्रिक की सोशल स्माइल्स थी, उनके आई कॉन्टेक्ट थे, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ अर्थपूर्ण शब्द बोलना भी सीख लिया था। लेकिन 1.5 साल की उम्र में उन्होंने अपने शब्दों को खोना शुरू कर दिया। उसमें एंग्जाइटी होना शुरू हुआ, उसमें मोटर स्टीरियोटाइप बिहेवियर आने लगे, जैसे कि हैंड क्लैपिंग, कूदना, घूमते हुए पंखों को देखते रहना। कुछ ही हफ्तों में आरात्रिक ने बोलना बंद कर दिया। हालांकि वो आवाज कर सकता था, रोता था, जोर जोर से चिल्लाता था, हंसता था। उनकी सुनने की क्षमता जांचने के लिए उनका बेरा टेस्ट किया गया, जो कि स्वाभाविक था। पीडियाट्रिक डॉक्टर ने हमें स्थानीय एक संस्था में भेजा। वहाँ 1 साल 9 महीने की उम्र से आरात्रिक का फॉर्मल इंटरवेंशन शुरू हुआ। फिर हम बैंगलोर के निम्हांस अस्पताल गए, जहाँ औपचारिक रूप से उनका ऑटिज्म का डायग्नोसिस किया गया।
सर मैं थोड़ा श्रोताजन को बताना चाहूंगी कि ये जो स्थिति आपने बताई है इसे रिग्रेसिव ऑटिज्म कहते हैं। रिग्रेसिव ऑटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक बच्चा आमतौर पर विकसित होता दिखाई देता है, लेकिन अचानक भाषण और सामाजिक कौशल होना शुरू कर देता है। सर आगे बताएं। निमहांस से लौटने के बाद आरात्रिक हफ्ते में 3 दिन क्लिनिक जाया करता था। साथ ही अपने सहायिका के साथ एक प्राथमिक विद्यालय को भी जाता था। हम चाहते थे कि उसका पेयर ग्रुप एसोसिएशन बढ़े, दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर उसका प्रशिक्षण हो, कुछ समय बिताने का अभ्यास हो। 4 साल की उम्र में उसे तैरना सीखने के लिए भेजा गया। 3 साल की अथक परिश्रम के बाद उसने तैरना सीख लिया। आरात्रिक की ग्रॉस मोटर स्किल्स एवं फाइन मोटर स्किल्स की समस्या थी, अभी भी है, इसलिए उसे कोई भी स्किल हासिल करने में महीनों सालों का अभ्यास करना पड़ा। आमतौर से ऑटिज्म के साथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी जुड़े होते। ऐसे बच्चे सेल्फ रेगुलेशन करने में सक्षम नहीं होते। इसके बजाय जब उनकी सेंसरी ओवरलोड होती है तो अप्रयोज्य मोटर प्रतिक्रियाएं प्रदर्शित करते, जैसे कि हाथ फड़फड़ाना या कूद। ये उनके सेंसरी ओवरलोड से निपटने का एक तरीका है। आरात्रिक को भी ये समस्याएं थी, अभी भी है। 5 साल की उम्र में आरात्रिक को एक स्पेशल स्कूल भेजा गया। साथ ही ब्रुतोती ने खुद विदेश से किताबें मंगाई, इंटरनेट पर दिन रात एक कर काफी जानकारी हासिल की, होम ट्यूटर को ट्रेनिंग दिया और स्कूल के साथ साथ घर में भी आरात्रिक का इंटरवेंशन और एजुकेशन शुरू। उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर प्रशिक्षण शुरू किया गया। फिर भी आरात्रिक की मूल समस्याएं के संवेदी मुद्दे और मोटर प्लानिंग की कठिनाइयों के बारे में हमें स्पष्ट धारणा नहीं थी। आरात्रिक की मुख्य चुनौती थी दैनिक जीवन की गतिविधियां, जैसे कि स्वतंत्र रूप से खाना खाना, ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, शौचालय जाना इत्यादि। बचपन से ही वो किताबें, मैगजीन, समाचार पत्र को लेकर बहुत समय बिताता था। हमें लगता था कि शायद उसे पढ़ना आता है। कभी भी दीवारों पर कोई पोस्टर उसे दिख गया तो वहां से उसे हटाना मुश्किल हो जाता था। कई बार हमारे किताबों के पन्ने उलट कर देखते देखते पन्नों को फाड़ डालते थे, इससे उसे डांट भी पड़ती थी। बचपन में उसे म्यूजिक भी बहुत पसंद था। ब्रुतोती गाने के जरिए उसे बहुत सारे कामों में नियुक्त करती थी। उसका अपना एक MP3 प्लेयर था जहाँ वो मोजार्ट, बेटोवेन के 50 ट्रैक्स में से बटन दबा दबा कर अपनी पसंद की ट्रैक बजाता था। हमें लगता था कि वो गिनती जानता है। बाद में तो उसे पिक्चर कार्ड और बीट के जरिए 100 तक की गिनती सिखाई गई। कुल मिलाकर बहुत कुछ प्रयास करते हुए भी ब्रुतोती को आरात्रिक को सही तरीके से समझ नहीं पा रही और वो आरात्रिक के सर्विस विकास के लिए बहुत ही चिंतित। आरात्रिक के 9 साल की उम्र में कोलकाता के एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट ने डायग्नोसिस किया कि आरात्रिक का मूल समस्या उसका डिस्प्रैक्सिया है। डिस्प्रैक्सिया, जिसे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं, एक सामान्य विकार है जो गति और समन्वय को प्रभावित करता है। डिस्प्रैक्सिया आपकी बुद्धि को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह समन्वय कौशल को प्रभावित करता है। जैसे कार्यों में संतुलन की आवश्यकता होती है, उन कार्यों में। शायद मैं सही बोल रही हूँ। ठीक कहा आपने अनामिका। और डिस्प्रैक्सिया का डायग्नोसिस आरात्रिक के इंटरवेंशन में एक नया मोड़ लाया। हमारी ऑटिज्म समझ में भी एक स्पष्ट परिवर्तन लाई। अब तक आरात्रिक के सारे समस्याओं को बिहेवियर के लेंस से विचार किया जाता था और उन बर्तावों को परिवर्तन करने के लक्ष्य में प्रचलित सामाजिक बर्तावों को सिखाने के लक्ष्य में सारे इंटरवेंशन योजनाएं बनाई जाती थी। अब ब्रुतोती को आरात्रिक की समस्याओं को सही दिशा से समझने लगी। फिर तो हमने अपने ही घर में ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक इंटरवेंशन व्यवस्था शुरू। फ्लैश कार्ड पर चित्र और शब्दों के साथ सहारे आरात्रिक का कम्युनिकेशन और एजुकेशन की प्रक्रिया जारी। पर लिखने के समय उसको हाथ पकड़ना होता था। पेन को संभालने के लिए उंगलियों का जो टाइपर ग्रिपिंग की जरूरत होती है, वो मोटर स्किल उसके बस के बाहर। अभी भी उसकी पेन की पकड़ ठीक नहीं है। आरात्रिक जब 12 साल के हुए तो ब्रुतोती इंटरनेट से रैपिड प्रॉम्प्टिंग मेथड की जानकारी की और कार्ड के जरिए क्लोज एंडेड प्रश्नोत्तर शुरू किया, अर्थात जिस प्रश्न का निर्दिष्ट उत्तर हो। एक कार्ड पर सही उत्तर और एक कार्ड पर गलत उत्तर लिखकर उसे दिखाया जाता था और उसे अपना उत्तर को पॉइंट करना होता। फिर हमने एक पीडियाट्रिक फिजियोथेरापिस्ट को पाया जिसने आरात्रिक का बॉडी मूवमेंट ट्रेनिंग के ऊपर बहुत सारे सुझाव दिए। ये सारे सुझाव हम सालों साल धैर्यपूर्वक करते गए। इन अभ्यासों का फल बहुत समय बाद दिखता है। आरात्रिक की मुख्य बाधा ये भी थी कि ऑटिज्म के साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की धारणा हमारे मन में बद्धमूल, खासकर निर्वाक ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में ये धारणा समाज में काफी जोरदार है। इसलिए उसका हाथ पकड़ने से वो जो लिखता था उस पर हमारा संदेह था। इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी की धारणा हमें आरात्रिक की साधारण शिक्षण को स्वाभाविक गति से आगे बढ़ाने से रोका हुआ था। यह इतनी बड़ी भूल थी जिसके लिए हम अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाएंगे। हमें तो पता ही नहीं चला कि एकलव्य खुद ही अपना शिक्षण का दायित्व लिए चला है। बहुत दिनों बाद जब वो टाइप करने लगा तो हमें पता चला
कि बचपन से जहाँ भी जो कुछ भी वो सुना, जो कुछ पढ़ा, चाहे वो किताबें हो या न्यूज़पेपर, चाहे वो टेलीविजन हो या यूट्यूब वीडियो, चाहे वो माँ की कॉलेज की ऑनलाइन लेक्चर हो या लॉन्ग ड्राइव में बाबा के साथ माँ की विभिन्न विषय पर आलोचना, वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह सारे नॉलेज में सुंदर सा दिमाग में समेट लिया करता था। आरात्रिक की जेस्चरल कम्युनिकेशन बचपन से ही काफी तेज थी। इसके अलावा वो सिचुएशन अप्रोप्रिएट गाना बजाकर भी कम्युनिकेट करता था। कभी कमी तो हम में थी कि अपने इंटेलेक्चुअली टिपिकल होने की घमंडी दृष्टिकोण से उसकी कम्युनिकेशन को समझ नहीं पाया, या फिर समझा भी तो उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। टीटो मुखोपाध्याय की लिखी किताब हाउ कैन आई टॉक इफ माई लिप्स डोंट मूव पढ़कर ब्रतती को लगा क्यों ना आरात्रिक को टाइपिंग सिखाने की कोशिश किया जाए। फिर तो ब्रतती ने टाइपिंग का एक शेड्यूल तैयार की। शुरू में वो सिर्फ इंग्लिश अल्फाबेट टाइप करता था, फिर वो जाना हुआ शब्द नकल किया करता था। एक ही विषय को, जैसे अपना नाम, पता, माता पिता का नाम इत्यादि, वो महीनों टाइप किया, बहुत ही धीरे धीरे। कैलेंडर, दिन, महीने, ऋतु इत्यादि का फ्लैश कार्ड बनाकर पॉइंट करने के बजाय टाइप करके उत्तर देता था। फिर WH प्रश्नों को कार्ड पर लिख दिया जाता था, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, और वो टाइप करके उत्तर देता था। करीब 1.5 साल ऐसे टाइप करने के बाद देखा गया कि जो विषय उसे सिखाया नहीं गया था, ऐसे भी कुछ प्रश्नों का वो उत्तर देने लगा। फिर पहली बार हमारे मन में बसा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की धारणा को धक्का लगा। साथ ही में हमें प्रोत्साहन भी मिला। हमने विभिन्न विषय की साधारण ज्ञान की किताबें लाई, एजुकेशन प्लान बनाया। आरात्रिक की औपचारिक शिक्षा शुरू हुई। उसे पढ़कर सुनाया जाता था और वो प्रश्न का उत्तर एक शब्द में टाइप करके देता था। फिर ब्रतती ने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना सिखाने की सोची। उसका प्रिय म्यूजिक बैंड, प्रिय गायक, प्रिय मूवी, पसंदीदा अभिनेता, ये सब प्रश्न किया जाता। फिर एक दिन वो लिखा आई लाइक फेलुदा। फेलुदा ऑस्कर विजयी निर्देशक सत्यजीत राय का एक कैरेक्टर है जो कि आरात्रिक को बेहद पसंद। बस इस वाक्य से मानो उसका बात का फाटक टूट गया। बहुत ही जल्दी वो पूर्ण वाक्य में सारे उत्तर देने लगे थे। अब और वो पीछे मुड़कर नहीं देखा। सर, आपने आरात्रिक की अब तक की यात्रा हमारे साथ साझा की, वो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। सर, हमें यह जानने की उत्सुकता हो रही है कि आरात्रिक के और क्या क्या शौक हैं। अनामिका, जैसे कि मैंने बोला, वह एक अत्यंत उत्साही संगीत श्रोता है। विभिन्न शैली की संगीत उसे पसंद। उसे पेंटिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है। जी सर। सर, यह जानकर हमें बेहद खुशी हुई कि आरात्रिक को घूमना, पेंटिंग करना और संगीत सुनना पसंद है। तो सर, इन सब के बीच टॉकिंग फिंगर्स की शुरुआत कैसे हुई? अनामिका, टॉकिंग फिंगर्स के एडिटर चित्रा के साथ हमारी परिचय थी। हम सब ऑल इंडिया सोशल रोल वैलोराइजेशन नेटवर्क के सदस्य हैं। पहली संपूर्ण वाक्य लिखने के तुरंत बाद ही आरात्रिक को पता चल गया था कि टाइपिंग के जरिए वो अपने भावनाओं को लोगों के साथ बांट सकता है। कुछ ही दिनों में वो कविताएं लिखने लगी, अपने जीवन का बोध प्रकाश करने लगा और उसका सोशल मीडिया पोस्ट देखकर चित्रा ने उसे टॉकिंग फिंगर्स ग्रुप में शामिल किया। बहुत अच्छा सर। सर, कृपया हमें यह भी बताएं कि टॉकिंग फिंगर्स प्रकाशित होने के बाद आपके और आरात्रिक के जीवन में क्या बदलाव आया है? अनामिका, इस विषय में मैं आरात्रिक के का भाषा में कहना चाहूंगा। आरात्रिक का कहना है, यह पुस्तक बाहरी दुनिया तक पहुंचने में मेरे चैनल की तरह है। इस संदर्भ में लोग मुझे समझदार मानते हैं। यह देखकर मुझे लगता है कि मुझे कारागार से मुक्ति मिल रही है। इस किताब को पढ़कर लोग विभिन्न मुद्दों पर मेरी समझ को जान सकते हैं। ज्ञान केवल न्यूरोटिपिकल लोगों का विचार नहीं है। यूँ तो इंटरनेट पर हमने निर्वाक ऑटिस्टिक व्यक्तियों के लेटर बोर्ड या टाइप करके कम्युनिकेट करते हुए देखा था, मगर ऐसे व्यक्तियों से हमारा परिचय नहीं था। आरात्रिक के पूरे घटनाओं से हम विवल थे। हमें अकेलापन महसूस होता था। टॉकिंग फिंगर्स के कारण चित्रा के जरिए पद्मा से परिचय हुई और फिर पूरे टॉकिंग फिंगर्स फैमिली से नाता जुड़ा। अब तो फैमिली फ्रेंड्स भी इतने सारे मिल गए हैं कि अकेलापन तो दूर, कभी कभी ब्रेक लेने पड़ रहे हैं। और निर्वाक होने के साथ मानसिक जड़ बुद्धि की टैग आरात्रिक की अनुभूति को अस्वीकार करते हुए सामाजिक परिवेश में उसकी उपस्थिति को ही अस्वीकार कर देती। टॉकिंग फिंगर्स आरात्रिक को और हमें इस अवस्था से निकलने का रास्ता दिखाया। अपने परिवार में, अपने पड़ोस में, अपने शहर के परिचिति में या शहर के बाहर जो लोग उनको जानते हैं, उन सब में आरात्रिक के लिए एक सम्मान बोध पैदा हुआ। जी सर। सर, बहुत सही कहा आरात्रिक ने कि हम सभी को अपनी बातें कहने का एक माध्यम चाहिए और आरात्रिक ने टाइपिंग को अपना माध्यम चुना। सर, आपका जो पूरा सफर है वो बहुत ही आशावादी तरीके से आप सबने सभी चुनौतियों को पार करते हुए उसे तय किया है। सर, ऐसे में आप उन नए पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिन्हें थेरेपिस्ट या डॉक्टर ने कह दिया कि आपका बच्चा कभी बोल नहीं सकेगा? अनामिका, उन्हें हम यही कहना चाहेंगे कि नहीं बोल पाना ये आखिरी शब्द बंध नहीं है। ये तो एक नया यात्रा का उद्घाटन गीत है। भले ही यह गीत नए माता पिता के लिए बहुत ही दुख की गीत है, मगर ये यात्रा एक आनंद की गीत रचने का भी हो सकती है।
हम तो वो आनंद के दिन कभी नहीं भूलेंगे जब आरात्रिक ने लिखा, आई एम एक्साइटेड टू लेट यू नो दैट आई नो। हमने जब ये यात्रा शुरू की थी तो निर्वाक ऑटिस्टिक बच्चों के कम्युनिकेशन को लेकर सचेतनता अभाव थी। अभी ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन प्रचलित हो रही है। लोग बिहेवियर लेंस को उतार कर ऑटिज्म को देखने की कोशिश कर रहे हैं। नए माता पिता भी इस नई रास्ते को अपनाएं। लेटर बोर्ड, पिक्चर कार्ड, टेक्स्ट टू स्पीच ऐप इत्यादि का वो व्यवहार कर सकते हैं। जी सर, बहुत सही बात कही सर आपने। सर, जब आप अपने बच्चे के साथ अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप कुछ बदलना चाहेंगे? अनामिका, वर्तमान की जानकारी को लेकर अगर अपनी यात्रा को पीछे मुड़कर देखें तो बहुत कुछ बदलना चाहूंगा। आरात्रिक की भिन्नता को बदलने की चेष्टा में समय न गंवाकर उसके स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहूंगा। जो कार्यक्रम बहुत देर से लिया था, काश उसे शुरू से ही लिया होता। जी सर। सर, अपने मन की बात शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर माता पिता के अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई सपने जरूर होते हैं। सर, आरात्रिक के लिए आपने भी कुछ सपने देखे होंगे, तो क्या आप हमारे साथ उसको शेयर करना चाहेंगे? जरूर। आरात्रिक के सपनों को पूरा करना ही हमारा सपना है। ये तो सच है कि आरात्रिक जैसे व्यक्तियों को उनके सपने पूरा करने के लिए सामाजिक सहायता की जरूरत है। आरात्रिक का कहना है, ज्ञान संग्रह करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं सम्मान पाना चाहता हूँ। इस विषय में उसका एक कविता पढ़ना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कविता का नाम है उड़ान। मैं उड़ान भरने की इच्छा रखता हूँ, तुम क्या मेरे साथ दोगे? मेरे जीवन सपनों को साकार करने के लिए आपका होना जरूरी है। एक दिन हम आपके साथ जरूर उड़ान भरेंगे। ये ख्वाहिश मुझे जिंदा रखती है। जरूरी नहीं कि ख्वाहिश पूरी हो। सबकी ख्वाहिश पूरी ना होने का मतलब ये नहीं सबका जीवन अधूरा हो गया। जीवन अपने आप में संपूर्ण है। सपनों को साकार करने के लिए आप हम सफर हो तो सफर में पता नहीं चलेगा कि जिंदगी धूप है या छाँव। जीवन अपने आप में संपूर्ण है। कितनी बड़ी और कितनी सुंदर बात आरात्रिक ने बहुत ही सरल शब्दों में कही है। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कविता लिखी है आरात्रिक ने। सर, एक आखिरी सवाल है कि आप समुदाय और अभिभावकों को जागरूकता एवं समावेश के मामले में बदलाव लाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? समुदाय से ये संदेश देना है कि प्रतिबंधकता जो मनुष्य आदिकाल से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। बायोडाइवर्सिटी की तरह न्यूरोडाइवर्सिटी भी मानव समाज का एक प्राकृतिक चरित्र है। उनके सारे भिन्नता के साथ ही समाज में उनको स्वीकार करना होगा। किस तरह से वे अपने भिन्नता के साथ समाज में शामिल हो सके, इसका प्रबंध करना होगा। और इस प्रसंग में आरात्रिक का कहना है कि न्यूरोटिपिकल लोग हमारे दृष्टिकोण को महसूस नहीं करते हैं। वे हमारे भिन्न होना, अलग तरह का व्यक्ति होना को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो हमारे साथ समानुभूति नहीं रखते। हम अल्पसंख्यक हैं, इसलिए इस संदर्भ में बहुसंख्यकवादी मूल्यबोध प्रचलित है। न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों के बारे में न्यूरोटिपिकल लोग सोचते हैं कि हम लघुतर प्राणी। इस सोच में परिवर्तन लाने की जागरूकता जरूरत है। और मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों पर भरोसा रखना माता पिता के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। जी सर, जी सर, बहुत सही कहा सर आपने। और आरात्रिक ने बहुत सही बात कही सर। सहानुभूति नहीं, समानुभूति रखें। आपने इतने विस्तार से सर हमें इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका हार्दिक आभार। टॉकिंग फिंगर्स किताब अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अमेज़न पर उपलब्ध है। इसका लिंक भी इस ऑडियो के विवरण में दिया गया है। एक बार फिर से दानिश जी, रेडियो उड़ान, पद्मा जी और चित्रा जी, जिनके अथक प्रयास का परिणाम यह किताब टॉकिंग फिंगर्स है, का हार्दिक आभार। और टीम स्पेक्ट्रम ऑटिज्म की ओर से अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। धन्यवाद।